हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीजू। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे टॉप 500 एमसीक्यूज़ ऑन इकोनॉमी ऑफ इंडिया पे। लेकिन इस वीडियो में हमारे पास 50 एमसीक्यूज़ रहने वाले हैं। बेसिक एमसीक्यूज़ होंगे, आपकी डिमांड पे ये सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। ये आपके जेकेएसएसबी पटवारी जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए, जेकेपी कंस्टेबल नायब तहसीलदार, जेकेपीएसआई, अगर हम बात करें साथ ही साथ जेकेएएस की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। इसमें हम वो एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। ओके, शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ये आपका अपना ही यूट्यूब चैनल है। चलिए जी, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने, व्हाट इज़ एन इकोनॉमी। देखें, वीडियो को लास्ट तक देखना अच्छे से। अपने पास पानी की बोतल रख लें, खाने पीने के लिए कुछ रख लें ताकि आप क्लास में बोर ना हों और अच्छे से इंजॉय करके आप इस वीडियो को देख पाएँ। ठीक है, देखें आज का क्वेश्चन था पहला हमारे पास कि इकोनॉमी क्या होता है। ए सिस्टम फॉर डिसाइडिंग हाउ स्केर्स सोर्सेज आर यूज टू प्रोड्यूस एंड कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज, a collection of goods and services available in a country, the total amount of money in circulation within a nation, the trade relations between different countries। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आपने चूज कर ही लिया होगा क्योंकि इजी सा क्वेश्चन है और बेसिक क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ए सिस्टम फॉर डिसाइडिंग हाउ स्केर्स सोर्सेज आर यूज टू प्रोड्यूस एंड कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, ये तो हमारे पास डेफिनेशन है इकोनॉमी की। अगर हम बात करते हैं, आपको एग्जामिनर ना क्वेश्चन इस पे क्या पूछता है प्यारे दोस्तों, आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि जो वर्ड इकोनॉमी है, क्या पूछेगा कि जो ये वर्ड इकोनॉमी है ये कहाँ से डिराइव हुआ है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो ये डिराइव्ड हुआ है कहाँ से प्यारे दोस्तों, एंशिएंट, याद रखना, एंशिएंट ग्रीक वर्ड से हुआ है। किससे हुआ है? एंशिएंट ग्रीक वर्ड से हुआ है। कौन से वर्ड से हुआ है? और वो वर्ड है हमारे पास ओइकोनोमिया। क्या है? ओइकोनोमिया। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है इसलिए यहाँ पे बता रहा हूँ, ओइकोनोमिया से हुआ है। ठीक है सर, हुआ है, लेकिन आपसे ये पूछेगा इसका मीन क्या है। ओइकोनोमिया की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, ओइकोनोमिया की बात करते हैं जब हम, तो आपको ये पता होना चाहिए प्यारे दोस्तों, इसका मतलब है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। क्या है? हाउस होल्ड मैनेजमेंट। ओके, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पे प्यारे दोस्तों, हाउस होल्ड मैनेजमेंट आर यहाँ पे मैनेजमेंट ऑफ द हाउस होल्ड। ठीक है, और जो टर्म है ना, ये टर्म ओइकोनोमिया, इसकी अगर हम बात करते हैं, द टर्म कंबाइंस ओइकोस। ओइकोस अगर हम बात करते हैं ओइकोस की, तो ओइकोस का मीन होता है हाउस। ठीक है, और हमारे पास नोमोस, NOMOS, इसका मीन क्या होता है? इसका मीन होता है लॉ आर मैनेजमेंट। नोमोस का मीनिंग क्या होगा? लॉ आर मैनेजमेंट। ओके, ये चीज़ आपने याद रख लेनी है, इंपॉर्टेंट होगी। तो ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? ओरिजिनली इट रेफर टू द मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए हाउस होल्ड। ठीक है, बाद में क्या हुआ, ओवर टाइम की अगर हम बात करते हैं, कंसेप्ट को एक्सपेंडेड किया गया तो इनकम्पास करके ब्रॉडर मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज इन ए सोसाइटी और स्टेट। और इसकी जो डेफिनेशन बनी वो हमारे पास, ए सिस्टम फॉर डिसाइडिंग हाउ स्केर्स रिसोर्सेज आर यूज टू प्रोड्यूस एंड कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज। तो याद रख लेना, पहले क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए था। आपको समझ आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जॉन माइनार्ड कीन्स, इनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया। बेस्ट नोन फॉर हिज इकोनॉमिक थ्योरीज, जो किस नाम से जानी जाती हैं? केनीजियन थ्योरी के नाम से। वाज फ्रॉम विच कंट्री, ये किस कंट्री से बिलोंग करते थे? स्वीडन से, डेनमार्क से, ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से। तो इस क्वेश्चन का आंसर है इंग्लैंड। ओके, इंग्लैंड से। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? इंग्लैंड से। तो याद रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है 2022 में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड पूछा गया है, इरफान हबीब इज़ एन इंडियन हिस्टोरियन नोन फॉर हिज वर्क इन विच फील्ड ऑफ हिस्ट्री। देखिए, ये क्वेश्चन भी ना 2022 में पूछा गया है, SSC ने पूछा है। तो आपसे पूछा है, इरफान हबीब एक इंडियन हिस्टोरियन है जो जाने जाते हैं फॉर हिज वर्क इन विच फील्ड ऑफ हिस्ट्री, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट एंड मेडिवल इंडिया, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, सोशल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट एंड मेडिवल इंडिया के लिए ये जाने जाते हैं। नाम क्या है? इरफान हबीब। प्यारे दोस्तों, ये एक इंडियन हिस्टोरियन है। ओके, नाउन फॉर हिज वर्क इन इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट एंड मेडिवल इंडिया। याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। देखिए, आप ये सारी सीरीज जो होगी ना, हमारे पास सारी वीडियो जब आप पूरी की पूरी वीडियोस देख लोगे ना, बहुत कुछ सीख के जाओगे आप, ये बात मेरी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स फोकस ऑन?
कि जो ये हमारे पास इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक है ये किस पे फोकस करती है, इम्पैक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल चेंज ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ, management of infinite resources for industrial development, the use and management of finite resources to serve the population while addressing environmental impact concerns, the study of the environment without considering economic factors। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ओके, ऑप्शन नंबर सी, द यूज एंड मैनेजमेंट ऑफ फाइनाइट रिसोर्सेज टू सर्व द पॉपुलेशन वाइल एड्रेसिंग इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कंसर्न्स। तो ये हमारे पास इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स का फोकस किस पे होता है कि कैसे यूज़ करना है एंड मैनेजमेंट करनी है फाइनाइट रिसोर्सेज की टू सर्व करने के लिए पॉपुलेशन को वाइल एड्रेसिंग इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कंसर्न्स। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया था, तो आप याद रख सकते हैं। तो इसमें आप इतना याद रख लेना कि जो हमारे पास इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स होती है ये ब्रांच है इकोनॉमिक्स की जो स्टडी करती है इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल, जो भी हमारे पास पॉलिसीज़ होती हैं एंड जो इकोनॉमिक काजेज़ होते हैं किसके, इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के। तो ये आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया, हु इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ द इनविजिबल हैंड इन रिलेशन टू द मार्केट मैकेनिज्म, कि किसने हमारे पास जो है इनविजिबल हैंड का कंसेप्ट दिया इन रिलेशन टू मार्केट मैकेनिज्म। कार्ल मार्क्स ने, जॉन माइनार्ड कीन्स ने, एडम स्मिथ ने, डेविड रिकार्डो ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया है 2023 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ इज द करेक्ट आंसर, याद रखना एडम स्मिथ। ओके, इन्होंने जो इंट्रोड्यूस किया है कंसेप्ट ऑफ इनविजिबल हैंड इन रिलेशन टू द मार्केट मैकेनिज्म। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। देखें, द कंसेप्ट ऑफ द इनविजिबल हैंड विच रेफर्स टू द सेल्फ रेगुलेटिंग नेचर ऑफ द मार्केट मैकेनिज्म वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द एडम स्मिथ इन हिज बुक द वेल्थ ऑफ नेशन। और ये बुक आपने ज़रूर याद रखनी है, इस पर भी क्वेश्चन बनता है कि जो बुक वेल्थ ऑफ नेशन है ये किसकी लिखी गई बुक है, तो एडम स्मिथ इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट डज द टर्म एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, कि जो एग्रीगेट डिमांड है आपसे ये पूछा गया है कि इकोनॉमिक्स में ये किसको रेफर करती है, एग्रीगेट डिमांड की बात हो रही है। बताएं ज़रा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने हैं, ठीक है, ऑप्शन आपके सामने हैं। चलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन क्या है, द टोटल सप्लाई ऑफ गुड्स इन एन इकोनॉमी, द टोटल डिमांड फॉर गुड्स प्रोड्यूस्ड डोमेस्टिकली इंक्लूडिंग कंज्यूमर गुड्स, सर्विसेज एंड कैपिटल गुड्स, द टोटल अमाउंट ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स इन एन इकोनॉमी, द टोटल इन्वेस्टमेंट बाय बिजनेसेस इन एन इकोनॉमी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द टोटल डिमांड फॉर गुड्स प्रोड्यूस डोमेस्टिकली इंक्लूडिंग कंज्यूमर गुड्स, सर्विसेज एंड कैपिटल गुड्स। ये हमारे पास एग्रीगेट डिमांड में आता है। देखें, आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे पास एग्रीगेट डिमांड होती है ये एक की कंसेप्ट होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, जो रिप्रेजेंट किसको करता है, जो टोटल हमारे पास क्या होती है, डिमांड होती है। जो टोटल डिमांड होती है ना हमारे पास किसके लिए, गुड्स के लिए एंड सर्विसेज के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज के लिए विद इन ए पार्टिकुलर इकोनॉमी एट ए स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। तो उसी में ये हमारे पास आता है। इट इज़ द, अगर हम बात करते हैं ना इन सिंपल वर्ड्स, तो ये क्या होता है, इट इज़ द सम ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर जो बनाया जाता है एक इकोनॉमी के अंदर ओवर ए सर्टन पीरियड, ओके, एंड इज़ यूज टू मेजर करने के लिए ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी को ये यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड क्या हुआ, ये एक की कंसेप्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो रिप्रेजेंट करता है टोटल डिमांड को। ठीक है, किसके लिए, गुड्स के लिए और सर्विसेज के लिए एक पार्टिकुलर इकोनॉमी के अंदर एट ए स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। तो याद रख लेना, अब आप इसको बोलना नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी था, द टोटल डिमांड फॉर गुड्स प्रोड्यूस डोमेस्टिकली इंक्लूडिंग कंज्यूमर गुड्स, सर्विसेज एंड कैपिटल गुड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूड इन एग्रीगेट डिमांड। देखें, अब क्वेश्चन ये बन गया कि एग्रीगेट डिमांड में किसको इंक्लूड किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछे गए, ओनली कंज्यूमर गुड्स, ओनली सर्विसेज, ओनली कैपिटल गुड्स, तो या फिर कंज्यूमर गुड्स, सर्विसेज एंड कैपिटल गुड्स। अभी आपको बता दिया था। तो जो हमारे पास कंज्यूमर गुड्स होते हैं, सर्विसेज होती हैं, कैपिटल गुड्स होते हैं, ये सारे के सारे इंक्लूड किए जाते हैं किसके अंदर, एग्रीगेट डिमांड के अंदर। ठीक है, देखिए मैंने इकोनॉमी पहले भी वीडियो लाए हुए, एक मैराथन सेशन लाया था, वो आप ज़रूर जाके देख लेना। ठीक है, वो भी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया, व्हाट डज द डिमांड कर्व इन ए मार्केट रिप्रेजेंट, कि ये डिमांड कर्व जो होता है ये मार्केट के अंदर किसको रिप्रेजेंट करता है। कंज्यूमर डिज़ायर टू बाई ए गुड आर सर्विस एट वेरिंग प्राइस पॉइंट्स, मैन्युफैक्चरर एबिलिटी टू प्रोड्यूस गुड्स, द मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस, द गवर्नमेंट टैक्स पॉलिसी ऑन गुड्स।
तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, द कंज्यूमर डिज़ायर टू बाई ए गुड आर सर्विस एट वेरिंग प्राइस पॉइंट। ओके, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डिमांड कर्व जो होती है एक मार्केट के अंदर रिप्रेजेंट करती है। तो आपने याद रख लेना है कि डिमांड कर्व एक मार्केट के अंदर किसको रिप्रेजेंट करती है, कि जो कंज्यूमर की डिज़ायर होती है बाई करने की किसी गुड या सर्विस को एट वेरिंग प्राइसेस पॉइंट पे। ठीक है, तो याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। ओके जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। व्हाट डज द टर्म सप्लाई, ये टर्म सप्लाई किसको रेफर करती है इन द कंटेक्स्ट ऑफ मार्केट इकोनॉमिक्स के अंदर। टर्म सप्लाई पूछा है आपसे, द टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन सर्कुलेशन, या फिर द कंज्यूमर डिज़ायर टू परचेज गुड्स, द मैन्युफैक्चरर विल पावर टू मेक ए प्रोडक्ट एंड सेल इट एट ए सेट प्राइस, या द बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द मैन्युफैक्चरर, जो मैन्युफैक्चरर की विल पावर होती है ना टू मेक, बनाने में एक प्रोडक्ट को, एंड सेल इट एट ए सेट प्राइस पे, यही टर्म सप्लाई यहाँ अकॉर्डिंग टू ऑप्शन रिप्रेजेंट करता है इन द कंटेक्स्ट ऑफ मार्केट इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है, एसएससी सीजीएल में ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक आपको आइडिया होगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। व्हाट डज, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट डज परचेजिंग पावर पैरिटी पीपीपी रेफर टू इन इकोनॉमिक्स, कि ये जो हमारे पास पीपीपी है, परचेजिंग पावर पैरिटी है, ये क्या होता है आपको ये बताना है। चलिए, तो ऑप्शन क्या है, मेथड ऑफ कंपेयरिंग इनकम लेवल बिटवीन कंट्रीज, या फिर ए मेजर ऑफ इन्फ्लेशन विद इन ए सिंगल कंट्री, एन इकोनॉमिक टर्म फॉर मेजरिंग प्राइसेस एट डिफरेंट लोकेशन, ए कंसेप्ट फॉर ट्रैकिंग करेंसी एक्सचेंज रेट्स ओवर टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखना। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एन इकोनॉमिक टर्म फॉर मेजरिंग प्राइसेस एट डिफरेंट लोकेशन। परचेजिंग पावर पैरिटी की बात हो रही है। देखें, आपको एक बात पता होनी चाहिए, परचेजिंग पावर पैरिटी की अगर हम बात करते हैं हम इकोनॉमिक्स के अंदर, तो ये कंपेयर करती है जितनी भी हमारे पास डिफरेंट कंट्रीज़ की हमारे पास अगर हम बात करें करेंसीज होती हैं थ्रू ए बास्केट ऑफ गुड्स अप्रोच के साथ। एक बात ये याद रखनी है कि आपके सामने जो परचेजिंग पावर पैरिटी होती है ना, पी जिसे आप जानते हैं, ये यूज़ की जाती है कंपेयर करने के लिए कास्ट जो होती है लिविंग बिटवीन कंट्रीज़ के बीच में, एंड टू एनालाइज करने के लिए एक्सचेंज रेट्स। ठीक है, एट डिफरेंट लोकेशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना, ये इसका आंसर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है, एन इकोनॉमिक टर्म है जो मीजरिंग करती है प्राइसेस को एट डिफरेंट लोकेशन पे। ठीक है, प्राइसेस को ये हमारे पास मेजर करती है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। और इसकी अगर आपसे फुल एब्रीवेशन पूछेगा तो पी की फुल एब्रीवेशन है परचेजिंग पावर पैरिटी। ओके, एन इकोनॉमिक टर्म फॉर मेजरिंग प्राइसेस एट डिफरेंट लोकेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। हु इज़ नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको कहते हैं? जॉन मैनार्ड कीन्स को, कार्ल मार्क्स को, एडम स्मिथ को, डेविड रिकार्डो को। तो आपको ये बताना है कि हमारे पास फादर ऑफ इकोनॉमिक कौन है। ठीक है, तो आपको ये बताना है। चलिए बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ जो है ये जाने जाते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके, याद रखना, इंपॉर्टेंट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिस्क्राइब गुड्स दैट आर कंज्यूम्ड टुगेदर। देखें ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे ये पूछा गया है कि कौन सी टर्म डिस्क्राइब करती है गुड्स को जो आपस में कंज्यूम किए जाते हैं, कंज्यूम टुगेदर। सोच समझ के आंसर देना। आपने पढ़ा होगा सब्सटीट्यूट गुड्स, कम्प्लीमेंट्री गुड्स, इन्फीरियर गुड्स, लग्जरी गुड्स। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आपने चूज़ कर लिया होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे कम्प्लीमेंट्री गुड्स। ओके, कम्प्लीमेंट्री गुड्स जो होते हैं ना, ये डिस्क्राइब करते हैं गुड्स दैट आर कंज्यूम्ड टुगेदर, जो क्या किए जाते हैं, कंज्यूम्ड किए जाते हैं इकट्ठे। अब इन जो ये सब्सटीट्यूट गुड्स है, कम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, इन्फीरियर गुड्स हैं, लग्जरी गुड्स हैं, इनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है। देखिए प्यारे दोस्तों, आपको क्या याद रखना है, कम्प्लीमेंट्री गुड्स जो होते हैं ऐसे गुड्स होते हैं या प्रोडक्ट्स और सर्विसेज होती हैं दैट आर टिपिकली यूज टुगेदर। पहला पॉइंट तो आपने ये याद रखना है, जो यूज किए जाते हैं टुगेदर, इकट्ठे। एंड द डिमांड अगर फॉर वन इंक्रीज, अगर जो डिमांड होगी ना, डिमांड फॉर वन इंक्रीज, इसमें एक के लिए डिमांड अगर इंक्रीज होगी, कब, व्हेन द डिमांड फॉर द अदर इंक्रीज, जब दूसरे की डिमांड इंक्रीज होगी। ये पॉइंट आप याद रखना। इन अदर वर्ड हम अगर बात करें ना प्यारे दोस्तों, तो कम्प्लीमेंट्री गुड्स की अगर हम बात करें, एक जॉइंट डिमांड रिलेशनशिप होती है, जॉइंट डिमांड रिलेशनशिप। आप देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कैसे। देखिए
आपने ना यहाँ पे अगर हम कार की बात कर लेते हैं और फ्यूल की बात करते हैं, कार एंड फ्यूल। ओके, आप देखें कार को किसकी ज़रूरत होती है, फ्यूल की तो ज़रूरत होती है ना चलने के लिए, ठीक है। तो यही बात है, ये इसकी एग्जांपल है, ये कम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। और अगर हम बात करते हैं जैसे प्रिंटर है, प्रिंटर में अब इंक कार्ट्रिज पड़ती है, हाँ कार्ट्रिज होती है ना इसके अंदर। तो प्रिंटर एंड इंक कार्ट्रिज जो है ये आपस में भी क्या है, एक कम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, ठीक है। और अगर हम एग्जांपल की बात करें तो जैसे हमारे पास पीनट बटर हो गया है ना, पीनट बटर होता है एंड जेली, आपस में ये क्या है, ये हमारे पास कम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। और अगर हम बात करते हैं टेनिस रैकेट की बात कर लें एंड टेनिस बॉल की, ये आपस में क्या है, कम्प्लीमेंट्री गुड्स। इस तरह से आपको याद रखना है, ये आपस में क्या होते हैं, कम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं। अच्छा, यहाँ पे दूसरा था सब्सटीट्यूट गुड्स, क्या था, सब्सटीट्यूट गुड्स, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब सब्सटीट्यूट गुड्स प्यारे दोस्तों क्या होते हैं, ये वो गुड्स होते हैं या फिर प्रोडक्ट्स होते हैं दैट कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर, जो यूज होते हैं इन प्लेस ऑफ ईच अदर, ये पॉइंट याद रखना। अब आपको ये पता होना चाहिए कि अगर इफ़ द प्राइस ऑफ वन गुड इंक्रीज, अगर किसी एक गुड की प्राइस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ओके, इफ़ द प्राइस ऑफ वन गुड इंक्रीजेज तो डिमांड फॉर इट्स सब्सटीट्यूट्स जो होंगे टिपिकली इंक्रीजेज, वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी डिमांड, एज कंज्यूमर स्विच टू द चीपर अल्टरनेटिव। अगर हम बात करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास, मैंने क्या कहा, ऐसे गुड्स आर प्रोडक्ट्स दैट कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर, वो हमारे पास सब्सटीट्यूट गुड्स कहलाते हैं। अगर जो प्राइस होगी एक गुड की बढ़ जाएगी तो डिमांड जो होगी फॉर इट्स सब्सटीट्यूट टिपिकली वो भी बढ़ जाएगी, ठीक है। और आपको ये भी पता होना चाहिए, अगर आपको एग्जाम्पल पूछ ले हमारे पास एग्जामिनर, तो आप इस तरह से बता सकते हैं कि जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, एक सेकंड, कोका कोला एंड पेप्सी की बात कर लेते हैं। कोका कोला एंड पेप्सी ये आपस में क्या है, ये हमारे पास सब्सटीट्यूट गुड्स हैं, ठीक है ना। कोका कोला एंड पेप्सी आपस में क्या है, सब्सटीट्यूट गुड्स हैं, तो ये आप याद रख सकते हैं। और भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, तो इस तरह से आपको इनको समझना है कि एग्जाम्पल कौन कौन सी होती हैं इसकी। एक और एग्जाम्पल अगर हम बात कर लें तो आप कह सकते हैं कॉफ़ी की बात कर सकते हैं। कॉफ़ी जो होती है कैन बी सेड टू बी एज ए सब्सटीट्यूट गुड फॉर टी, तो ये आपस में क्या हो गए, सब्सटीट्यूट गुड्स होते हैं। फिर इन्फीरियर गुड्स होते हैं और लग्जरी गुड्स होते हैं, ठीक है। देखिए मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपसे एग्जामिनर इन्फीरियर गुड्स और लग्जरी गुड्स के बारे में पूछ ले तो इन्फीरियर गुड्स कौन से होते हैं, इन्फीरियर गुड्स वो होते हैं आर गुड्स फॉर विच डिमांड डिक्रीजेज, इनके लिए क्या होती है, डिमांड डिक्रीज हो जाती है। कैसे, एज कंज्यूमर, जैसे ही कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है, राइज हो जाती है, तो डिमांड क्या होगी, एक कंज्यूमर की अगर इनकम ज़्यादा होगी तो फिर वो जो इन्फीरियर गुड्स हैं उनकी डिमांड क्या होगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह से ये आपने याद रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए लग्जरी गुड्स के बारे में, तो लग्जरी गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं फॉर विच डिमांड इंक्रीजेज, डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी, डिमांड लोगों की क्या हो जाएगी, इनके लिए बढ़ जाएगी, मोर देन प्रोपोर्शनली एज कंज्यूमर, जैसे ही कंज्यूमर की इनकम भी क्या होगी, राइज होगी। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। और ये जो गुड्स होते हैं ना लग्जरी गुड्स, ये एसोसिएट होते हैं विद वेल्थ एंड हाई सोशल स्टेटस पीपल के साथ, ठीक है ना। तो इस तरह से आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये आपको समझ आ चुका होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन इकोनॉमिक्स, इनमें से कौन से 4 फैक्टर हैं प्रोडक्शन के, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स के अंदर 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन से, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्रेन्योरशिप, लैंड, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, लेबर एंड इन्वेस्टमेंट, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट एंड लेबर, लैंड, लेबर, इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्रेन्योरशिप। एक चीज़ याद रख लेना, CELL। अब सी से क्या हो गया, कैपिटल, ओके, सी से होता है कैपिटल, ये ट्रिक याद रख सकते हैं। ई से हो गया इंटरप्रेन्योरशिप, एल से हो गया लेबर और एल से हो गया लैंड। तो इसी तरह से ये 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है हमारे सामने, आप याद रख लेना इन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर पूछा गया है 14, हु फर्स्ट फार्मूलेटेड द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि सबसे पहले किसने फार्मूलेट किया था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, एल्फ्रेड मार्शल, एडम स्मिथ, H.H. गोसन, जॉन माइनार्ड कीन्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर है H.H. गोसन। ओके, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इन्होंने फार्मूलेट किया था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, DMU। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना है। ओके,
इन विच ईयर वाज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी फर्स्ट फार्मूलेटेड बाई एच गोसन, कि सबसे पहले कौन से साल में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी फार्मूलेट किया था एच गोसन ने? 1850, 1854, 1860, 1870। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 1854। ओके, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। तो 1854 में हमारे पास लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी फर्स्ट फार्मूलेटेड बाई एच गोसन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। व्हाट इज ए संक कास्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संक कास्ट क्या होता है? एन इन्वेस्टमेंट दैट कैन बी रिकवर्ड इन द फ्यूचर, ए कॉस्ट एसोसिएटेड विद फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, एन इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी इनकर्ड दैट कैन नॉट बी रिकवर्ड, ए कॉस्ट रिलेटेड टू ऑनगोइंग ऑपरेशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एन इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी इनकर्ड दैट कैन नॉट बी रिकवर्ड। ओके, याद रखना ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो सिंपल वर्ड में हम कह सकते हैं कि हमारे पास ना ऐसी कास्ट, देखें प्यारे दोस्तों, संक कास्ट रेफर्स टू ए कास्ट दैट हैज़ ऑलरेडी बीन इनकर्ड। मैंने जब आपसे अभी कहा था कि जो ऑलरेडी इनकर्ड हो चुकी होती है कैन नॉट बी रिकवर्ड, जो रिकवर्ड नहीं होती है। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि इकोनॉमिक के अंदर और बिजनेस डिसीजन मेकिंग के अंदर संक कास्ट जो होती है ये इररेलीवेंट होती है टू फ्यूचर डिसीजंस के लिए, बिकॉज दे आर पास्ट एक्सपेंडिचर। ये क्योंकि पास्ट एक्सपेंडिचर में गिनी जाती है, दैट विल नॉट चेंज रिगार्डलेस ऑफ फ्यूचर एक्शंस। तो याद रख लेना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। वन से संक कास्ट इज इनकर्ड, इट कैन नॉट बी रिकवर्ड और एल्टर्ड। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। According to World Bank report, which position does India hold in terms of GDP measured at purchasing power parity? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ? तो इस क्वेश्चन का आंसर है थर्ड। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, तो थर्ड पोजीशन जो है इंडिया होल्ड इन टर्म्स ऑफ GDP measured at purchasing power parity। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। By which year is India projected to become the third largest economy in the world in terms of GDP? 2030, 2040, 2043, 2050? तो इस क्वेश्चन का आंसर है 2043। ओके, तो याद रखना, इंडिया प्रोजेक्टेड टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल GDP 2040। ये आपने याद रखना है 43। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हेन वाज बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पास्ड इन इंडिया? कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कब पास किया गया था इंडिया में? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की बात हो रही है। ठीक है, 1935, 1949, 1965, 1991? तो इस क्वेश्चन का आंसर है 1949 में हमारे पास बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है ये इंडिया में पास हुआ था। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया, व्हाट डज SLR स्टैंड्स फॉर इन द कंटेक्स्ट ऑफ बैंकिंग? देखिए, हम इसको अलग से भी कवर करेंगे, जैसे कि RBI के बारे में आपको पढ़ना है तो उसके जो मेजरमेंट्स होते हैं, ये भी जो भी हमारे पास RBI के अंदर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर आते जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं वो सारे हम क्लियर करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा गया है SLR की फुल एब्रीवेशन क्या होती है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, स्टैट्यूटरी लोन रेट, स्टैट्यूटरी लेंडिंग रेट, स्टैंडर्ड लिक्विडिटी रेशियो? तो इस क्वेश्चन का आंसर है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ये हमारे पास क्या है, इसकी फुल एब्रीवेशन है SLR की। ठीक है, SLR याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं तो आपने याद रखना है। इट इज़ ए रेगुलेटरी मेजर होता है, आप याद रखना। जो यूज कौन करता है? सेंट्रल बैंक करता है। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की हम बात करें, इंश्योर करने के लिए कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो मेंटेन रखते हैं ए सर्टन परसेंटेज ऑफ देयर नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़ इन लिक्विड एसेट की फॉर्म में अपने पास। अब देखें, ये जो लिक्विड एसेट की बात हो रही है ये क्या होते हैं? इसमें इंक्लूड कैश आ सकता है, ठीक है, कैश की बात हो सकती है, गोल्ड की, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की और अदर अप्रूव्ड जो भी सिक्योरिटीज़ होती हैं। तो SLR की फुल एब्रीवेशन है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, सिंस व्हेन हैज़ द बेस फाइनेंशियल ईयर फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ऑल इंडिया इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP बीन 2020, 2011 एंड 2012? जनवरी 2015, मई 2017, अप्रैल 2016, जून 2018? तो इस क्वेश्चन का आंसर है मई 2017 जो है ये बेस फाइनेंशियल ईयर है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ऑल इंडिया इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। व्हाट टर्म डिस्क्राइब एन इकोनॉमिक कंडीशन वेयर देयर इज वन बायर एंड मेनी सेलर?
आपसे ये पूछा गया है कि एक ऐसी इकोनॉमिक कंडीशन बताओ जहाँ पे वन क्या हो, बायर हो और बहुत सारे सेलर हों। मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोप्सोनी या फिर हमारे पास परफेक्ट कंपटीशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है मोनोप्सोनी। ओके, ये हमारे पास जो है ये टर्म डिस्क्राइब करती है एक इकोनॉमिक कंडीशन को जहाँ पे वन बायर होते हैं और बहुत सारे सेलर होते हैं। अच्छा, आपसे कोई पूछे मोनोपोली क्या होता है, मार्केट स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा इकोनॉमी के अंदर। देखें, इकोनॉमिक्स के अंदर अगर हम बात करते हैं तो मार्केट स्ट्रक्चर जैसे मोनोपोली है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट की अगर हम बात कर लेते हैं, मोनो का मीनिंग क्या होता है, सिंगल। मोनोपोली एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे सिंगल सेलर होता है। सिंगल क्या होता है, सेलर। ओके, और या प्रोड्यूसर हम कह सकते हैं जो डोमिनेट करता है पूरी इंटायर मार्केट को किसी एक पार्टिकुलर गुड या सर्विस के लिए। ठीक है, तो ये आप याद रखना। और इसका मतलब ये हुआ कि जो मोनोपोलिस्ट होते हैं उनका सिग्निफिकेंट कंट्रोल होता है प्राइस के ऊपर या फिर सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट के ऊपर, क्योंकि इनका कोई भी क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं होता। ठीक है, सिंगल सेलर होता है। ठीक है, ओनली वन फिर्म होती है जो कंट्रोल करती है इंटायर मार्केट को, और प्राइस ये मेकर होते हैं। मोनोपोली के अंदर ये प्राइस मेकर यानी अपनी प्राइस ये खुद बना सकते हैं। मोनोपोलिस्ट कैन इन्फ्लुएंस और सेट द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, तो आप याद रखना। ओलिगोपोली क्या होता है, देखिए ओलिगोपोली भी इंपॉर्टेंट टर्म है, एग्जामिनर पूछ लेता है ओलिगोपोली क्या है। मोनोपोली तो समझ आ गया ना। ओलिगोपोली एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर होता है वेयर ए फ्यू लार्ज फिर्म्स, यहाँ पे फ्यू लार्ज फिर्म्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, हमारे पास वो डोमिनेट करती हैं मार्केट को एक पार्टिकुलर गुड और सर्विसेज के लिए। ठीक है, इसमें फ्यू सेलर होते हैं, फ्यू सेलर होते हैं। ठीक है, मतलब मार्केट जो होती है वो कंट्रोल की जाती है बाई स्मॉल नंबर ऑफ फिर्म्स के साथ विच होल्ड, जो होल्ड करती हैं ए लार्ज शेयर ऑफ द मार्केट को। इस तरह से आप याद रख लेना। ठीक है, चलिए फिर हमारे पास ये तो आपको समझ आ गया। परफेक्ट कंपटीशन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, परफेक्ट कंपटीशन। अगर हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं ना मेरे प्यारे दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए परफेक्ट कंपटीशन भी एक फॉर्म्स ऑफ मार्केट है। इसमें क्या होता है, मेनी बायर्स एंड सेलर होते हैं। इसके अंदर बहुत सारे बायर्स भी होते हैं और सेलर भी होते हैं। ठीक है, मार्केट के अंदर। ओके, और होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं इसमें। होमोजीनियस प्रोडक्ट का मतलब ये हुआ कि गुड्स और सर्विसेज जो ऑफर्ड की जाती हैं बाय ऑल सेलर से वो आइडेंटिकल होती हैं और सिमिलर होती हैं, इसीलिए मेकिंग देम परफेक्ट सब्सटीट्यूट वो एक दूसरे की होती हैं। फ्री एंट्री होती है इसमें, प्राइस टेकर होते हैं, ये अपनी प्राइस खुद नहीं बना सकते, तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट में प्राइस जो होती हैं वो डिटरमाइन की जाती हैं बाय सप्लाई एंड डिमांड से, एंड रिसोर्सेज जो एलोकेट किए जाते हैं एफिशिएंटली। कहने की बात है कि अगर हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे बायर्स होते हैं, बहुत सारे सेलर भी होते हैं, खरीदने और बेचने वाले बहुत सारे होते हैं। ठीक है, होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं, सेम ही प्रोडक्ट बेचते हैं हर कोई, अपनी जो इनकी प्राइस होती है वो हमारे पास क्या होती है, ये टेकर होते हैं, अपनी प्राइस खुद नहीं एडजस्ट कर सकते। ठीक है, और फ्री एंट्री एंड एग्जिट भी होता है। फिर्म्स कैन फ्रीली इंटर भी हो सकती हैं और एग्जिट भी हो सकती हैं मार्केट से विदाउट सिग्निफिकेंट बैरियर से। तो आपको ये भी समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, हु गेव द थ्योरी ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। किसने हमारे पास थ्योरी दी है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की, जॉन माइनार्ड कीन्स ने, मिल्टन फ्राइडमैन ने, एडम स्मिथ ने या फिर गॉटफ्राइड हैबरलर ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ओके, गॉटफ्राइड हैबरलर जो है ये हमारे पास इनने थ्योरी ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दी है। ओके, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट याद रखना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। देखिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव्स दैट इज फॉरगन व्हेन ए डिसीजन इज मेड। ओके, मतलब हम कह सकते हैं ये रिप्रेजेंट करता है बेनिफिट्स को दैट कुड हैव बीन गेन्ड इफ ए डिफरेंट जो हमारे पास चॉइस हैड बीन मेड। ओके, तो आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। तो ये हमारे पास थ्योरी ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट गॉटफ्राइड हैबरलर ने दी है, तो आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, हु विच इज़ कॉल्ड व्हेन आउटपुट इज़ जीरो एंड द वेरिएबल कॉस्ट इज़ आल्सो जीरो। जब आउटपुट भी जीरो हो और वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो हो तो ये क्या कहलाता है, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, संक कॉस्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर है वेरिएबल कॉस्ट। ओके, इज कॉल्ड व्हेन आउटपुट इज जीरो एंड द वेरिएबल कॉस्ट इज आल्सो जीरो। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर लेते हैं। व्हेन वाज द जीएसटी इन इंडिया लॉन्च्ड। इंडिया में ये जीएसटी कब लॉन्च हुआ, 15 अगस्त 2014 को,
1 जनवरी 2015, 1 जुलाई 2017, 1 अप्रैल 2016। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 जुलाई 2017। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जीएसटी वाज लॉन्च्ड इन इंडिया इन 1 जुलाई 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 से आपसे पूछा गया, हु रोट कैपिटल एंड ग्रोथ। कैपिटल एंड ग्रोथ किसने लिखा है? एडम स्मिथ ने, जॉन माइनार्ड कीन्स ने, जॉन रिचर्ड हिक्स ने, डेविड रिकार्डो ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर है जॉन रिचर्ड हिक्स ने। ओके, इन्होंने कैपिटल एंड ग्रोथ को लिखा है, इंपॉर्टेंट होगा। हु रोट कैपिटल एंड ग्रोथ? जॉन रिचर्ड हिक्स। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, विच कंट्री वाज द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट जीएसटी। पहला कंट्री जिसने जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया कौन सा था? यूएसए, जर्मनी, फ्रांस, इंडिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर है फ्रांस। फ्रांस वाज द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट जीएसटी। ओके, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है, द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जीडीपी, पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम, इंडस्ट्रियल ग्रोथ। कि जो रेट ऑफ ग्रोथ है एक इकोनॉमी का, ये मेजर्ड किया जाता है इन टर्म्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जीडीपी होगा, पर कैपिटा इनकम होगा, नेशनल इनकम होगा, इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है नेशनल इनकम। ओके, नेशनल इनकम। अच्छा, आपसे कोई पूछे नेशनल इनकम क्या होता है, आप क्या बताएंगे? नेशनल इनकम की जब बात होती है ना प्यारे दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। और देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम से। नेशनल इनकम का मतलब होता है हमारे पास इज ए मेजर ऑफ द टोटल इकोनॉमिक वैल्यू। टोटल इकोनॉमिक वैल्यू प्रोड्यूस्ड बाई ए कंट्री इकोनॉमी ओवर ए स्पेसिफाइड पीरियड। यूजली हम मान सकते हैं 1 साल। ओके, इंपॉर्टेंट होगा। मैंने क्या कहा, समझ आ गई आपको? नेशनल इनकम की बात हो रही हो या हमारे पास यहाँ पे मैंने कहा कि नेशनल इनकम इज़ ए मेजर ऑफ द टोटल जो हमारे पास इकोनॉमिक वैल्यू प्रोड्यूस होती है कंट्री के थ्रू और एक स्पेसिफाइड पीरियड, उसमें हम 1 साल मान सकते हैं। और ये रिप्रेजेंट्स करती है नेशनल इनकम सम ऑफ ऑल इनकम्स अर्नड बाय रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री। जो किसके थ्रू अर्नड होती हैं? एक रेजिडेंट जो होता है कंट्री के थ्रू, उसमें इंक्लूड किसको किया जाता है? वेज को किया जाता है, रेंट को किया जाता है, इंटरेस्ट को किया जाता है, प्रॉफिट्स को किया जाता है। तो याद रखना, नेशनल इनकम इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर होता है एंड इज यूज्ड किया जाता है टू असेस करने के लिए ओवरऑल हेल्थ एंड ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी। ओके, तो याद रखना, इसमें मेजरमेंट के लिए बहुत सारे कंसेप्ट आते हैं। जीडीपी आता है, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट आता है, जीएनपी ग्रास नेशनल प्रोडक्ट आता है, एनएनपी आता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल इनकम भी आती है, पर्सनल इनकम भी आती है, डिस्पोजेबल इनकम भी आती है। लेकिन ये सारी चीज़ें हम जब अलग से इस टॉपिक को कवर करेंगे तब कर लेंगे। अभी आपका एग्जाम पास है तो हम यहाँ पे ओनली क्वेश्चन आंसर ही डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आरटीजीएस? रैपिड ट्रांजैक्शन ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रेगुलर टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रिसेंट ट्रांजैक्शन ग्रॉस सेटलमेंट। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट ये हमारे पास फुल फॉर्म है इसकी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है, ऑन व्हाट वाज द फर्स्ट 5 ईयर प्लान बेस्ड। कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान किस पे बेस्ड था? लेविस मॉडल पे, हर्ड डोमर मॉडल पे, या फिर सोलो मॉडल पे, या फिर नियो क्लासिकल मॉडल पे। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हरोड डोमर मॉडल। ओके, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इसी पे बेस्ड था फर्स्ट 5 ईयर प्लान। ओके, चलिए कि बहुत सारे एस्पिरेंट हमें कहते हैं कि पीडीएफ हमारे लेक्चर्स की कहाँ मिलेंगी। तो प्यारे दोस्तों, आपको जेके एसएसबी की अगर हम बात करें या फिर एसएससी सीजीएल की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ना पीडीएफ हमारी, जैसे जेके एसएसबी के एग्ज़ाम की, कोई भी एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं, जैसे हम बात कर लेते हैं पटवारी की, जूनियर असिस्टेंट, जेकेपी कांस्टेबल एट्सेट्रा जो भी है, तो कंप्लीट 2000+ एमसीक्यूज़ आपको मिल जाएंगे जीके के टॉपिक वाइज, जम्मू एंड कश्मीर जीके के। ठीक है, कंप्लीट कंप्यूटर के 2000 एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन टॉपिक वाइज जो भी सिलेबस में मेंशनड होते हैं। साइंस के एमसीक्यूज़ प्लस थ्योरी मिल जाएगी, इंग्लिश नोट्स विद प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, इंडियन जीके एमसीक्यूज़ के साथ मिल जाएगी, और करंट अफेयर इंपॉर्टेंट जितने भी हैं इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर ये मिल जाएंगे। और साथ ही साथ 500 एमसीक्यूज़ जो जेके एसएसबी ने जीके पे क्वेश्चन पूछे हुए 2013 से 2024 के बीच में वो मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट ओएमआर बेस्ड टेस्ट अकॉर्डिंग टू एग्जाम पैटर्न आपको पटवारी जूनियर असिस्टेंट के लिए मिल जाएंगे, और ये सारे के सारे सिर्फ आपको 499 रुपीज़ में मिल जाएंगे। ठीक है, अगर कोई भी इंटरेस्टेड हुआ तो इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर देना 8492886188, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और एक बात बताना मैं भूल गया, आज फुल लेंथ मॉक टेस्ट पटवारी का हुआ था। ठीक है, वो जूनियर असिस्टेंट वाले भी दे सकते हैं।
तो टेलीग्राम पे हमने उसका PDF शेयर किया था और व्हाट्सएप ग्रुप में। टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप का आपको डिस्क्रिप्शन में जो है मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना, वहाँ पे आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ से उसको ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम को और उसको अटेम्प्ट करना। कल उनके आंसर 4 बजे आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे। आप कितना स्कोर कर रहे हैं वो मैंने आपको मेल जो है शेयर किया हुआ है, उस पर आप अपने नंबर शेयर कर सकते हो और हमारे व्हाट्सएप पे इस नंबर पे शेयर कर सकते हैं, ताकि हम रिज़ल्ट बना पाएँ कि कैसा रिज़ल्ट रहा आपके उस मॉक टेस्ट का। ओवरऑल क्योंकि वो सब ने देना है, ठीक है, तो वो आप दे सकते हैं। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो 499 रुपीज़ में मिल जाएंगे। अगर आप JKP कंस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको ये 499 रुपीज़ में मिल जाएंगे, ठीक है। JKP कंस्टेबल के हम लेक्चर्स अब सीक्वेंस में लाएंगे और व्हाट्सएप ग्रुप भी हम उसका अलग से बना है जो JKP वाले हैं, तो उसमें आपको ऐड भी कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये मॉक टेस्ट ज़रूर देना आप। और हाँ, अगर एक चीज़ और, अगर आपको ये नहीं चाहिए और पेड व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है, 1 टाइम फ़ी है, 1 टाइम। जब तक आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं 500 रुपये फ़ी है। डेली लेक्चर्स की PDF वहाँ पे मिलेंगी, जैसे आज का लेक्चर हुआ इसकी PDF, कोई भी टेस्ट होता है उसमें हम PDF शेयर कर देते हैं। ये भी एक आपके लिए ऑफ़र है, ठीक है। अभी 500 रुपये फ़ी है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, बाद में ये ज़्यादा भी हो सकती है। और ये आपको 20 अगस्त तक ऑफ़र है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 499 रुपीज़ इसकी फ़ी है। इसी नंबर पे आप मैसेज करना, कोई भी इंटरेस्टेड एस्पायरेंट होगा तो ये स्क्रीनशॉट ले लेना और हमें मैसेज कर देना। और बाकी फुल लेंथ मॉक टेस्ट ज़रूर आप अटैम्प्ट करना, सबके लिए फ्री है। और 17 को जूनियर असिस्टेंट का मॉक टेस्ट है, वो भी फ्री है सबके लिए, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है, विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नेशनल इनकम एस्टिमेशन इन इंडिया। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है इनकम, जो हमारे पास नेशनल इनकम की एस्टिमेशन के लिए? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन CSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस NSSO। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन CSO। ओके, याद रख लेना, ये रिस्पॉन्सिबल है नेशनल इनकम एस्टिमेशन के लिए इंडिया में, तो आप याद रख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हु प्रिपेयर द सिंबल ऑफ इंडियन रुपी, के इंडियन रुपी का सिंबल किसने प्रिपेयर किया है? RK लक्ष्मण ने, या फिर उदया कुमार ने, NR नारायणा मूर्ति ने, या फिर अरविंद सुब्रमण्यम ने? तो इस क्वेश्चन का आंसर है उदया कुमार। ओके, इन्होंने हमारे पास सिंबल जो है इंडियन रुपी का प्रिपेयर किया है, तो याद रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है, इन विच ईयर वाज द जेंडर बजट स्टेटमेंट फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द बजट इंडियन बजट? कब, कौन से साल हमारे पास जेंडर बजट स्टेटमेंट जो है फर्स्ट इंट्रोड्यूस की गई थी इंडियन बजट में? 1991, 2000, 2002, 2006? तो इस क्वेश्चन का आंसर है 2006। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज़ द हायर एंड फायर पॉलिसी एसोसिएटेड विद? ये हायर एंड फायर पॉलिसी किसके साथ एसोसिएट है? सोशलिस्ट इकोनॉमी के साथ, कम्युनिस्ट इकोनॉमी के साथ, मिक्स्ड इकोनॉमी के साथ, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के साथ? तो इस क्वेश्चन का आंसर है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के साथ। हायर एंड फायर पॉलिसी एसोसिएटेड विद कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ओके, फिर क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज एनदर नेम ऑफ फॉर माइक्रो इकोनॉमिक्स? एन अदर नेम माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए क्या है? देखें, आज बेसिक ही क्वेश्चन है, मार्केट थ्योरी, प्राइस थ्योरी, एक्सचेंज थ्योरी, इनकम थ्योरी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है प्राइस थ्योरी इज एन अदर नेम फॉर माइक्रो इकोनॉमिक्स। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, विच एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर 2006? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, कंपनीज एक्ट, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट वाज पास्ड इन 2006। क्वेश्चन नंबर 37 है, इन विच ईयर वाज द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एक्ट पास्ड? 1867, 1957, 1956, 1988? तो इस क्वेश्चन का आंसर है 1956 में हमारे पास खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एक्ट पास हुआ था। ओके, क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है, विच वाज द फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड इन 1770 एंड लोकेटेड इन द देन इंडियन कैपिटल कलकत्ता? बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक? तो इस क्वेश्चन का आंसर है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ये फर्स्ट बैंक था इंडिया का जो एस्टेब्लिश्ड हुआ था 1770 में, और ये हमारे पास देन इंडियन कैपिटल कलकत्ता में लोकेट करता था, तो आप याद रख लेना बैंक ऑफ हिंदुस्तान। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारे पास यहाँ पे, विच वाज द फर्स्ट नेशनल बैंक ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक, या फिर बैंक ऑफ इंडिया? तो आंसर है इसका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है ये फर्स्ट नेशनल बैंक था इंडिया का आफ्टर इंडिपेंडेंस। ओके, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना था 1921 में, फिर उसको मर्ज किया गया 3 बैंक के साथ, वह रीनेम्ड, फिर उसको दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 में आफ्टर इंडिया इंडिपेंडेंस, और मेकिंग इट इज़ द फर्स्ट नेशनल बैंक ऑफ इंडिया
पोस्ट इंडिपेंडेंस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हेन वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड, कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब एस्टेब्लिश्ड हुआ? 1 अप्रैल 1947 में, 1 अप्रैल 1935 में, 1 अप्रैल 1950 या फिर 1 अप्रैल 1920? तो इस क्वेश्चन का आंसर है 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, वेयर वाज द सेंट्रल ऑफिस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनिशियली एस्टेब्लिश्ड, कि जो सेंट्रल ऑफिस है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का वो इनिशियली कहाँ एस्टेब्लिश्ड किया गया था? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कोलकाता। ओके, याद रखना, इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, व्हाट वर द मेजर कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया 1991? लिबरलाइजेशन, नेशनलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, नेशनलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ओके, LPG, याद रखना, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द प्राइमरी गोल ऑफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया? टू स्ट्रेंथन द सोवियत मॉडल इकोनॉमी, टू मेक इंडिया ए मार्केट इकोनॉमी, टू इंक्रीज गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर इंडस्ट्रीज, टू फोकस ऑन एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर है टू मेक इंडिया ए मार्केट इकोनॉमी। ये प्राइमरी गोल था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का इंडिया में 1991 में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स? के फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कौन जाना जाता है? मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव। तो इस क्वेश्चन का आंसर है नरसिम्हा राव जो है ये फादर है इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के। क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, हु प्रिपेयर्ड द फर्स्ट एस्टीमेट्स ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया? महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर, दादा भाई नारोजी, जवाहरलाल नेहरू। तो इस क्वेश्चन का आंसर है दादा भाई नारोजी प्रिपेयर्ड द फर्स्ट एस्टीमेट्स ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं। इन विच ईयर डिड दादा भाई नारोजी प्रिपेयर द फर्स्ट एस्टीमेट्स ऑफ नेशनल इनकम? 1857, 1901, 1876, 1885। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 1876 में दादा भाई नारोजी ने प्रिपेयर किया था फर्स्ट एस्टीमेट नेशनल इनकम के लिए। ओके, फिर आपसे पूछा गया है, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड लोकेटेड? IMF का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये, न्यूयॉर्क, लंदन, वाशिंगटन DC, जेनीवा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है वाशिंगटन DC में हमारे पास हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 48, वेयर डिड अजय बंगा बिगेन हिज टर्म एज 14th प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप? जनवरी 1, 2023, मार्च 15, 2023, जून 2, 2023, अगस्त 10, 2023। तो इस क्वेश्चन का आंसर है जून 2, 2023 में हमारे पास अजय बंगा ने जो है अपना एज अ 14th प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है इन्होंने संभाला है। तो याद रखना ये प्रेसिडेंट है वर्ल्ड बैंक ग्रुप के, तो याद रखना है क्या नाम है इनका? अजय बंगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 49 है, इन विच ईयर वाज द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड एज ए स्टैट्यूटरी बॉडी? 1988, 1990, 1992, 1994। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 1992 में सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है SEBI ये एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी जो है ये हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ था? एस्टेब्लिश्ड हुआ था। ओके, क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया है, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया? UK सिन्हा, M दामोदरन या फिर GV रामाकृष्णा, CB भाव। तो इस क्वेश्चन का आंसर है GV रामाकृष्णा। ओके, ये हमारे पास फर्स्ट चेयरमैन थे सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के। तो इस वीडियो में हमने 50 MCQs डिस्कस किए। नेक्स्ट पार्ट कल आएगा। बाकी हमने J&K हिस्ट्री को भी कंप्लीट किया है। बाकी जो लेक्चर्स हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर आपने नहीं देखे हुए जाके देख लेना, काम आएंगे। बाकी टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कर लेना और व्हाट्सएप का भी, जो आपको ना आने वाले एग्जाम के लिए काम आएगा। इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना वीडियो कैसा लगा और J&K की कौन सी सीरीज़ हम स्टार्ट करें। आज की इस वीडियो में इतने रखते हैं। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।